बारे में जानने का प्रयास किया, जिसमें शारीरिक लक्षण को हमने जाना, मानसिक लक्षणों को भी जाना। आज हम कफ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो कफ के जो शारीरिक लक्षण होते हैं, इनको हम दृष्टिगत रखें तो ये जो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार का दिखता होगा व्यक्ति शरीर के दृष्टिकोण से, तो ये हम जानते हैं। यानी कफ प्रकृति के शारीरिक लक्षण। तो कफ प्रकृति का व्यक्ति जो है थोड़ा शरीर से भारी होता है, मोटा होता है। यानी ऊपर से नीचे तक सब कुछ राउंड 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 है ना, तो इस टाइप का कफ प्रकृति का व्यक्ति होता है, अक्सर का देखने में आया। कुछ लोगों को आपने कहता हुआ सुना होगा कि आधी या एक चपाती खाते हैं हमारा वजन बढ़ता ही जा रहा है, कंट्रोल में नहीं हो रहा। तो बस इस टाइप के कुछ व्यक्ति आपको कफ प्रकृति के दिख सकते हैं। शरीर भारी है, मोटापा है ज्यादा, त्वचा आप देखेंगे बार बार उनको मुंह धोना पड़ता है, कई बार ऑयली ज्यादा दिखती है। तो ऑयली स्किन होने की वजह से उनको बहुत ये तकलीफ होती है कि एक स्किन डिजीज होती है अक्सर कर ज्यादातर, और उसमें पिंपल्स वगैरह इस टाइप की चीजें होती हैं। तो ऐसे लोगों को डार्क सर्कल और ये बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन जो है हमेशा पिंपल्स हो गया या किसी टाइप का मवाद वाली कोई भी चीज हो गई जिसके अंदर मवाद भरा होता है, वो वाली चीजें स्किन के ऊपर डिजीज के रूप में देखने को मिल सकती हैं। त्वचा में अच्छी चमक रहती है, चेहरे में भी चमक रहती है, शरीर के हाथ पैर इन सब में भी चमक रहती है, अक्सर का रंग साफ देखने को मिल सकता है ऐसे लोगों का। अब आप कहोगे कि जो कुछ साउथ इंडियन होते हैं उनके भी चेहरे में काफी अच्छी चमक दिखती है, ऑयलीपन ज्यादा होता है, लेकिन उनका तो डार्क कम्प्लेक्शन होता है, तो डार्क होना भी एक स्थान विशेष पर भी निर्भर करता है। साउथ इंडियन में लाइटनेस ज्यादा है स्किन में, तो वहां पर डार्कनेस मिलेगी। तो ये जगह विशेष पर निर्भर करता है। तो वैसे रंग अक्सर कर साफ ही देखा जाता है कफ प्रकृति के लोगों का, क्योंकि त्वचा में थोड़ी सी कसावट रहती है, चमक रहती है, और त्वचा ऑयली भी रहती है। तो इस तरह का उसमें शारीरिक लक्षण देखने को मिलता है। अब इसके मानसिक लक्षणों पर देखेंगे, इससे पहले एक चीज और जान लें, ऊपर से नीचे तक एक जैसे दिखते हैं, राउंड 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 गोल गोल एकदम। हर चीज चौड़ी चौड़ी, आंखें भी बड़ी बड़ी, चेहरा भी चौड़ा है ना, शरीर भी काफी चौड़ा, इस टाइप से चीजें, क्योंकि फैट ज्यादा होता है बॉडी के अंदर। कुछ लोगों को बढ़ता है सेंट्रल ओबेसिटी के साथ साथ ऑल ओवर बॉडी में भी फैट जमा होता हुआ दिखता है। तो ये इस प्रकार के गुण वाले व्यक्ति होते हैं जिनको हम पहचान सकते हैं शारीरिक दृष्टिकोण से। वात और पित्त के अंदर जो हमने देखा था, वात में ड्राइनेस थी स्किन में, पित्त में थोड़ी सी चमक लिए हुए थी, लेकिन इतनी ज्यादा चमक नहीं है जितनी कफ वाले में है। वहां पर ऑयली का ज्यादा इफेक्ट देखेंगे, ऑयली त्वचा दिखेगी, और पित्त में थोड़ी कम ऑयली या चमक वाली होगी, लेकिन कफ में ज्यादा देखने को मिलेगी। अब कफ प्रकृति के मानसिक लक्षणों में देखें तो बातचीत करना, धीरे बोलना, बातचीत इस प्रकार की करते हैं बहुत धीरे धीरे। बातचीत के दृष्टिकोण से इनको समझ जाएं तो क्या करेंगे, बहुत धीरे धीरे लखनवी अंदाज में बोलते हैं,
और ऐसा धीरे बोलते हैं कई बार, तो क्या पता कुछ लोग सुन पाए या ना सुन पाए। ऐसा बड़ा अदावत के साथ बोलते हैं, जी सर, यस सर, हाँ जी सर, प्लीज सर। बहुत पोलाइटनेस ज्यादा है। तो ऐसे कफ प्रकृति के लोग वात ये वात से कहीं ज्यादा इनमें बोलना कम देखा जाएगा, और वात एकदम विकृत मतलब विपरीत गुण वाला देखने को मिलेगा। वात वाले में ज्यादा बोलता था व्यक्ति, पित्त वाला और उससे कम बोलता था, लेकिन काम की बात बोलता था। और वात वाला जरूरत से ज्यादा बेकाम की बात भी बोल सकता था। वहीं कफ का व्यक्ति जो है, कफ का व्यक्ति अक्सर कर कम बोलना पसंद करता है। घर में 4 बच्चे हों तो आप जज करना हो कंपेरेटिव स्टडी, तो वात का व्यक्ति वात का बच्चा होगा, सबसे पहले किसी आगंतुक को आके पूछ सकता है, अंकल आप पानी पियेंगे, ठंडा लेंगे, गर्म लेंगे? और वो लाएगा कि नहीं लाएगा वो निर्भर करता है उस पर। पित्त प्रकृति के वाला जल्दी से एक्शन लेता है, और वो जल्दी से आपको क्या चाहिए बस आपने बोला और वो आपके लिए कर देगा। ऐसा भी घर में देखने को मिलते हैं। कुछ बच्चों में यदि डिफरेंस करते हैं, और कफ वालों में ये बोलते कम है, ये सबसे पहले आपके सामने लाके। लेकिन ये है कि इसमें मोटापा ज्यादा या शरीर भारी होने की वजह से क्या होता है कि शरीर में इतना ज्यादा मूवमेंट एकदम से देखने को नहीं मिलता, जितना कि एक्टिवनेस ज्यादा नहीं देखने को मिलती। बड़ा धीरे धीरे अदावत के साथ में, नजाकत के साथ में बंदा चल के जाता है। किचन में भी जाएगा, आपके लिए कुछ लेने जाएगा, तो ऐसे कंपेरेटिव स्टडी में देखते हैं तो वात वाला एकदम लपक के जाएगा, लपक के आ गया है। लेकिन पित्त वाला जो है जैसे राजशाही होता है, राजशाही गुण, वैसे राजाओं की तरह जाएगा। और हाँ जी, क्या चाहिए साहब आपको? अब ये थोड़ा सा उसमें आवाज में भी आपको कड़कनेस देखने को मिलेगी। कफ वाले की कहानी है कि कफ वाला जो है बोलता ही कम है, तो उसका तो क्या कहें। और बहुत कम और धीरे बोलता है नजाकत में, और धीरे चलता है, सब चीज उसका काम स्लो होता है, एकदम स्लो स्लो, बहुत तेज नहीं है। वात वाला बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो पित्त वाला उससे थोड़ा कम। और कफ वाला कई बार तो उसको डिम लाइट भी कुछ लोग बोल देते हैं कि भैया ये बड़ा धीरे धीरे, जैसे ट्यूबलाइट उठती है ना लपक चपक करके, फिर उसका स्टार्टर भी अपन हिलाते थे, फिर वो कुछ जाकर थोड़ा बहुत अपना चमत्कार दिखाती थी, रोशनी देती थी। इस टाइप की लाइटें भी, अब तो एलईडी का जमाना आ गया। पुरानी जो ट्यूबलाइट्स हैं अभी भी जिनके घरों में, वो स्टार्टर से ही हिलाने डुलाने से चल रही हैं, लपक झपक के बाद में फिर एक बार अपना रिजल्ट देती हैं। तो वात की भी ये कफ की भी कहानी कुछ ऐसी ही देखने को मिलती है। देरी से समझ में आता है, कोई आप बात समझाएंगे देरी से समझ में आएगा, लेकिन देरी तक याद रहता है, लंबे समय तक याददाश्त रहती है, इनकी मेमोरी बहुत बढ़िया रहती है। पहले तो दिमाग में देर से घुसता है, और घुस जाता है तो निकलता नहीं है। ये सबसे बड़ी इनकी गुण है। बातचीत में कोमल, सॉफ्ट स्पोकन देखने को मिलेगा, धीरे धीरे कार्य करने वाले, हर काम डिले। बात का गुण देखते हैं तो हम बहुत तेज तेज काम करता है, हर चीजें उसकी क्रियाएं बहुत तेजी से होती हैं, लेकिन कफ में क्या होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। याददाश्त भी इनकी काफी लंबी होती है। तो याददाश्त में आज कोई दिमाग में चीज डाल दी गई है तो वो एक लंबे समय तक वो याद रहता है उनको। दोस्ती भी इनकी और दुश्मनी भी बड़ी लंबी चलती है। क्यों? क्योंकि एक बार मेमोरी में इनके घुस गया कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, तो ये धीरे से भूलते नहीं है, आपको जताते भी नहीं है, आपको बताते भी नहीं है कि आपसे कुछ, क्योंकि धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं, तो इनके बारे में पता ही नहीं लगता। तो इनकी दोस्ती भी कई बार निभाते हैं तो बहुत अच्छा निभाते हैं, और बिगड़ती है तो दुश्मनी भी बड़ी महंगी पड़ती है। दोस्ती, आपने इनके लिए कुछ अच्छा कर दिया है तो ये आपको लंबे समय तक याद रखते हैं। चाहे आप छोटा सा इनके लिए बहुत अच्छा कोई उपकार करते हैं, तो उस उपकार को जीवन पर्यंत याद रखते हैं, उसके लिए कई उपकार और करने को तैयार रहते हैं आपके साथ में। तो ये इस टाइप के लोग होते हैं।
यानी दोस्ती भी अच्छी निभाना जानते हैं तो दुश्मनी भी अच्छे से निभाते हैं। लंबी याददाश्त के मालिक हैं, हर काम में स्लो हैं, धीरे धीरे शांत हैं और गुस्सा भी इनको बहुत कम आता है। गलती से गुस्सा आ भी गया, पहले तो आता ही नहीं है, आपने कोई इनके बारे में कुछ कह दिया तो या तो हंसी खुशी पे टाल देते हैं या फिर इस टाइप का इनका व्यवहार रहता है, आई नॉट, डोंट वरी, ओके, वो वाला कंडीशन है, ठीक है, हो गया चलो ठीक है चलो, है ना। तो ये किसी के ऑफिस में बॉस यदि इस प्रकृति का है तो वो आपकी गलतियों को माफ कर सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार भी माफ कर सकता है, क्योंकि वो कप प्रकृति का है। तो पित्त प्रकृति का व्यक्ति आपसे तुरंत उस पर एक्शन चाहता है, आप गलती ना करें, यदि गलती हुई है तो उसके लिए आपसे तुरंत माफी मनवाना चाहेगा, लेकिन बात वाला माफी मांगने के बाद भी आपको अच्छा खड़ी खोटी सुनाता रहेगा, लेकिन आपके खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं लेता बात वाला। लेकिन पित्त वाला तुरंत ठोस एक्शन ले लेता है, और कफ वाला बहुत जल्दी एक्शन नहीं लेता, लेता है तो फिर वो लंबे समय के बाद में, जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है ना, कहते हैं ना पाप का घड़ा भरता है, वो भरता है उसका, तो भरने के बाद में वो फूटता ही रहता है, उसको आप निकाल के कुछ हल्का कर सकते हो, वो पित्त वाले के साथ हो सकता है, माफी मांग के कुछ हल्का कर लोगे, लेकिन ये घड़ा जो है आप माफी मांगने से भी ये खाली नहीं होता, ये तो भरता है, तो बस भर ही जाता है, बस समझ लीजिए। गलती से अभी माफी मांगने से या गलती होने पर, सुधार करने पर कुछ देर के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन परमानेंटली ठीक होना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए दुश्मनी भी महंगी है, ऐसे लोगों की दोस्ती भी महंगी है। तो गुस्सा जल्दी नहीं आता, और जल्दी गलती से आ जाता है तो फिर वो जाता नहीं है, और आपको एहसास भी नहीं होता कि वो गुस्से में है, राइट। कुछ लोग ये समझते हैं इनके बारे में, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी मुंह के अंदर आपसे बड़ी दोस्ती है, लेकिन अंदर ही अंदर जो आपने किया है उसका भुगतान अंदर ही अंदर सुलग रहा होगा, वो आपको किसी दिन बड़ा ब्लास्ट हो करके, एक बार नहीं कई बार वो बड़ा ब्लास्ट देखने को मिल सकता है व्यवहार के अंदर, या कहीं ऐसी स्थिति में जहां पर जहां पर आप बड़े असहनीय महसूस कर सकते हैं, जहां आपका कोई सहयोगी नहीं मिलेगा, ऐसी जगह पर ये आघात कर सकते हैं। भारत की जनता इसी टाइप की बनी हुई है, भारत के 65% से भी ज्यादा लोग इसी टाइप के हैं, लेकिन अभी कुछ खान पान बदल आया है जिसके कारण उसमें वात का गुण बढ़ गया, जो यूरिया के खाने वाने खाते हैं उस टाइप के, तो उसमें थोड़ा एग्रेशन बढ़ गया है, इसलिए शायद भारत चार चार युद्ध होने के बाद पाकिस्तान को अभी तक माफ करता रहा। ऐसे ही अन्य हमारे पड़ोसियों को हम हजारों गलतियों के बाद भी माफ करते रहे। ये हमारा गुण है, ये हमारी धरती का गुण है, हमारे धरती के पानी का गुण है, हम दूसरों को माफ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भाई को अपने भुआ के वचन के कारण कई गलतियों के लिए माफ किया, लेकिन अंत में उसका अंत किया, है ना, सुदर्शन चक्र उठा करके। तो ये हमारी धरती का गुण है। अभी कुछ बदलने लगा है केमिकल बढ़ने की वजह से, तो कुछ बदलाव देखने को मिला, लेकिन फिर भी ये हमारे यहाँ का क्षेत्रीय गुण है, धरती का गुण है। हम कोई दुश्मनी कर देता है तो हम उसको बहुत जल्दी माफ भी कर देते हैं, लेकिन यदि वो लंबे समय तक निभाता है तो फिर हम उसको अंदर से ऐसी आगा देते हैं, जैसा अभी पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा। तो व्यवहार में दिखावा नहीं होता, बड़े ही शांत प्रकृति के होते हैं, बच्चे भी होते हैं तो बड़े शांत प्रकृति के होते हैं, गोलमोल होंगे या कैसे भी होंगे, ऑयली त्वचा वाले होंगे, तो वो बच्चे आपको गोदी में आसानी से चले जाएंगे, बस खिला दो पिला दो, उनका पेट भरा हुआ है, आपको ज्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन बात के बच्चे आपको परेशान कर सकते हैं।
ये बिना बात के किसी को अड़ंगा नहीं मारते, किसी को परेशान नहीं करते, किसी को दिखावा नहीं करते। इनके व्यवहार में कोई शोबाजी दिखावा वाली चीज नहीं होती। जो है वो सब अच्छे से बोलना, अच्छे से सॉफ्ट नेचर रखना, सॉफ्ट बोलना, इस टाइप के व्यवहार इनको देखने को मिलता है। दूरदर्शी होते हैं क्योंकि ये एक तो चीजें बहुत जल्दी, इनको कोई चीज सिखाना चाहो तो सीखते देर से हैं, लेकिन उसके जो गुण शरीर में जब जाते हैं तो वो, इनका जो ब्रेन है बहुत लंबे समय तक दूरदर्शी योजनाएं बनाने में भी ये सक्षम है। बड़ी योजनाएं बनानी है तो आपको इनसे बनवानी है। शॉर्ट टर्म के लिए योजनाएं बनानी है तो वात वालों से बनवाओ। पित्त वालों से बनवानी है तो वो अलग एग्रेसिव नेचर वाली योजनाएं बनेगी, है ना। तो इन तीनों की योजना बनाने में फर्क है। इसलिए आपको ऐसे लोग ठंडे टाइप के मिलेंगे या दूरदर्शी मिलेंगे, बहुत दूर की सोचने वाले, कहते हैं ना बड़ी दूर की कौड़ी है, तो इस टाइप के लोग मिलेंगे। और दीर्घ सूत्री प्रोग्राम बनाते हैं, 20 साल 10 साल उस पर रिसर्च करेंगे। वैज्ञानिक हार नहीं मानते, चलते रहते लास्ट तक। तो साइंटिस्ट होते हैं ना, आप दूरदर्शी योजना बनाने में माहिर होते हैं। 5 साल उनको पता है मेरे को इस पे काम करना है, फिर उसके बाद में इस पे काम करना है, फिर उसके बाद में इस पे काम करना है, ऐसे। तो जितनी भी रिसर्च R&D होती हैं वो सब ये इस टाइप के लोग करते हैं। विषय की गहरी समझ होती है इनको, जानकारी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये एक के पीछे लग जाते हैं तो भूत के तरह पीछे पड़ जाते हैं उसके, राइट। तो जैसे किसी एक विषय को लेके बैठ गए तो उसी विषय की ही बात करना पसंद करते हैं। आप 10 साल बाद भी मिलोगे तो वो विषय बदलेगा नहीं, वो ही अंदर चलता रहेगा। इसलिए ये रिसर्च कर पाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की चीज सोच पाते हैं। क्योंकि एक साधे 100 साधे, 100 साधे सब जाए, यानी एक को साधने वाले हैं, एक को साध लिया तो 100 चीजें सधने लग जाती हैं। तो ये इस टाइप के लोग होते हैं, साध गए तो बहुत लंबा। और दूसरा, समस्याओं को झेलने की क्षमता ज्यादा है इनमें, और सहनशीलता ज्यादा है। मैंने कहा आपको पहले ही बताया कि ये इनका व्यवहार, आपने इनको मान लो कुछ आप शब्द बोल भी दिए, ये अवॉइड कर देते हैं, दूसरी बार भी अवॉइड कर सकते हैं, तीसरी बार भी। इनकी सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। लेकिन जब ये असहनीय या गुस्सेल हो जाएंगे, फिर इनकी क्षमता आपको एहसास में देखने को मिल जाएगी, खतरनाक वाली। आपको पता नहीं लगेगा कि ये कहाँ आपको ले जा करके मारने वाले हैं। तो इस टाइप के भी लोग हैं। इसलिए अंग्रेज जब दुनिया से, मतलब इनका सूरज डूब रहा था, सारे देश स्वतंत्र हो रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, तो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का निर्माण हुआ था, इंटेलिजेंस की जो सर्विलांस की ये जो चीजें होती हैं, जासूसी काम में भारतीय अधिकारियों को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। क्योंकि भारतीय अधिकारी पता तक नहीं लेने देते थे, इस हाथ से करते थे तो इस हाथ दूसरे वाले को पता नहीं लगता कि क्या किया, राइट। तो इसलिए दुनिया के देशों से कहीं ज्यादा ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एजेंसियां मानी जाती थी। दूसरी इंटेलिजेंसी आज की मोसाद मानी जाती है। इसमें भी वही लोग हैं, आपको थोड़े से फैटी मोटे लोग दिखेंगे। मोसाद दुनिया की बहुत इंटेलिजेंस एजेंसी है, बहुत खतरनाक है। इसराइल की, इसराइल भी देखो दुश्मनी निभाता है तो आप देख लो 6 देशों को अकेला ही निपटा देता है। और नहीं करता है तो वो सबकी सह भी लेता है। तो विषय की गहरी जानकारी है, समस्या को झेलने वाले हैं, सहनशीलता इनमें ज्यादा है, लालच इनमें बहुत ज्यादा नहीं होता। इनको आप कहो कि ये जुआ या सट्टा या इस टाइप के लोगों में नहीं मिलेंगे आपको, ईश्वर को मानने वाले होते हैं। और आपको इस टाइप के लोग दिखेंगे कि लालची नहीं है। आप इनको कितना भी प्रलोभन दे लो, ये बिकते नहीं है। कोई अधिकारी इस टाइप का होगा तो वो बिकेगा नहीं, बहुत मुश्किल से। अपने फैसलों पर अडिग होता है, ईमानदारी से काम करने वाला रहता है। इतना जल्दी आप इसको प्रलोभन दे के खरीद नहीं सकते ऐसे व्यक्तियों को। ये आपके लिए बहुत ज्यादा विश्वसनीय लोग होते हैं, विश्वासघात नहीं करते किसी से, अक्सर कर ये देखा गया है। लेकिन आपने कुछ गलती लंबी कर डाली है तो फिर आपको ये छोड़ने वाले भी नहीं।
यानी इनकी दोस्ती, पहले ही मैं कह चुका हूँ कि दोस्ती भी अच्छी है तो दुश्मनी भी अच्छे से निभाते हैं। दोस्ती भी बढ़िया निभाएंगे तो दुश्मनी भी निभाएंगे, ये बात पक्की है। दृढ़ संकल्पी है ये, दृढ़ संकल्पी। एक बार संकल्प ले लिया तो वो बदलेगा नहीं। वो मन में होता है, बड़ा साइलेंट होता है। एक बार तय कर लिया वो बदलेगा नहीं। वैसे तो माफ करना जानते हैं, सबको माफ कर देते हैं, बड़े दिल वाले जिसको बोलते हैं ना कुछ लोग, उस टाइप के लोग होते हैं। लेकिन लंबी गलती है तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगा इनसे निपटना। अंदर ही अंदर आपको पता भी नहीं लगेगा क्या होने वाला है। श्रद्धालु ज्यादा है, सब कुछ ईश्वर करता है, मैं कुछ नहीं करता। जो ईश्वर करेगा सो अच्छा करेगा, ईश्वर करेगा सो अच्छा करेगा, इस टाइप की बातचीत। या आप इनको सम्मान दे रहे होंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है ये, तो ये सम्मान के आप पात्र हैं, इसलिए हम आपको इस कार्यक्रम में बुला के सम्मानित कर रहे हैं। तो ये कहेंगे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो ईश्वर ने करवाया वो सब उसी का रच राखा, जो ही राम रच राखे, वो वाली बात कहते हुए नजर आते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए नजर आते हैं। साथ ही कहते हैं कि हमारे जो साथी, जो हमारे साथ में काम करने वाले लोग जुड़े हैं, ये उनका इनिशिएटिव है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा योगदान इसमें कुछ नहीं है। चाहे वो कितना ही बड़ा टीम लीड कर करके उसने एक ग्रुप को एक सफलता दिलाई हो, तब भी कहेगा सब ये हमारे ग्रुप के लोगों ने ही किया है, मैं तो खाली एक माध्यम जरूर बन गया आपकी नजरों में। इस टाइप के लोग श्रद्धालु हैं, क्षमाशील हैं और गंभीर हैं, धीर गंभीर हैं, यानी अपनी बात के प्रति गंभीरता बनाए रखते हैं। इनको कोई जिम्मेदारी देते हैं तो ये गंभीरता से अंत तक निभाते हैं, मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं। ये बात तो पक्की है, क्योंकि ये भाग सकते भी नहीं, भागने की क्षमता ही नहीं है। मोटा आदमी कितनी दूर भाग सकता है। तो ये दिमाग में भी वही सारी चीजें इनके लिए, जैसे शरीर में है वैसे ही दिमाग में। तो दिमाग में बहुत ज्यादा विचार नहीं आते, विचार जब आते हैं तो वाद की वृद्धि के कारण होते हैं, वरना विचार लोगों के नहीं होते। क्षमाशील हैं, गंभीर हैं। कफ की मानसिक लक्षणों को और यदि समझें तो सॉफ्ट तो मैंने आपको बता दिया, लज्जालु शर्मीले भी होते हैं कुछ, है ना। यदि कोई बात कहनी है तो उसको बड़ा सोच समझ के कहते हैं, ऐसे नहीं कि बात वाले की तरह कुछ भी बोल दिया, मुंह से निकाल दिया, नहीं, सोच समझ के सॉफ्ट एकदम बहुत तरीके से। आपको मान लो पानी मंगाना है गलती से, तो वो उनको प्यास भी लगी है ना, तो शायद इस तरह से घुमा करके बात को कह सकते हैं, भैया थोड़ा गला सूख रहा है, क्या पता पानी वानी से थोड़ा शांत हो जाए, है ना। इस तरह से घुमा के कह सकते हैं, डायरेक्टली आपको कष्ट नहीं देना चाहते हर व्यक्ति को। वो समझते हैं मुझे किसी को कष्ट नहीं देना है, उसके हिस्से का भी कष्ट मुझे ले लेना चाहिए। इस टाइप के व्यक्ति देखने को मिल सकते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला। वैसे तो ये हैवी बॉडी है तो इनको चलो ठीक है कर लेंगे, खड़े होके बाद में चले जाएंगे, ऐसा रहता है इनका, हर काम में टालने का नजरिया रहता है। तो शर्मीले भी हैं ये, शर्म बहुत ज्यादा रहती है, किसी कार्य को श्रेय नहीं लेती है, मैंने आपको बता ही दिया। वो कहते हैं कि हमारे साथियों ने किया है, जो कुछ अच्छा किया है, बुरा किया है तो वो अपने पर भले ही ले लेंगे, ये गलती मेरी थी इस वजह से हो गया। देश के अब तक के सबसे सुपर कॉप जिसको बोलते हैं आईपीएस अधिकारी केपीएस गिल रहे हैं, और जिन्होंने खालिस्तान और इसका पूरा झंडा उखाड़ के फेंक दिया था पंजाब में। वैसे तो आसाम कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे। आप देख लीजिए इनकी हिस्ट्री को, आप पढ़ेंगे समझेंगे तो ये सारे गुण दिखने को मिलेंगे। कफ और पित्त के व्यक्ति रहे, तो अपने एक सिपाही का भी बहुत ज्यादा आदर करते थे, इतने बहुत मतलब गंभीर व्यक्ति। इनके लिए लोग दौड़ते थे, आप सोच लो, इनका ट्रांसफर हो जाता था तो लोग दौड़ करके नेताओं के पास जाके सिग्नेचर करा के वापस कैंसिल करा के लाते। इतना मतलब हिम्मत नहीं होती थी किसी अधिकारी मंत्रियों की कि इनके सामने बोल जाए, जो खुल करके बोलते थे साफ साफ, ये अच्छा है वो। ये एग्जाम्पल है कुछ हमारे सामने देश के कुछ अधिकारी और ईमानदार तो।
सबको पता ही है। दानी होते हैं, तो दान के अंदर भी ये ईश्वर के प्रति आश्रय ज्यादा है, इनके मन के अंदर भाव कुछ इसी प्रकार के हैं, ईश्वरीय गुण देखने को मिल सकते हैं आपको। तो ये दान भी खुल करके करते हैं, आपको बिना बताए दान कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको कहीं इनके कान में बात आ गई, फला व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, और ये यदि कुछ कर सकते हैं तो आपको बिना बताए किसी तीसरे के सहयोग के माध्यम से आपकी मदद करवा देते हैं। इस टाइप के लोग भी आपको ये कफ प्रकृति के लोग मिलेंगे। शांत व्यक्तित्व है, आराम से आपकी धैर्य पूर्वक बात को सुनना पसंद करेंगे, और फिर उसके बाद में निर्णय लेते हैं। ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी सुना और निर्णय ले लिया, एकदम निर्णय नहीं होते इनके। इनके निर्णय अच्छा ठीक है करेंगे, बाद में करेंगे, फिर सोचते हैं, विचारते हैं बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद में निर्णय होते हैं। इसलिए इनको कई लोग डिम लाइट या ट्यूब लाइट भी बोलते हैं। इनके निर्णय थोड़े से देर से होते हैं, डिले होते हैं, एकदम नहीं होते हैं। शुद्ध और स्वतंत्र, ये स्वच्छंदता पसंद करते हैं, साफ सफाई के अंदर बहुत ज्यादा इनका वो रहता है। कई बार आपको मुंह भी धोते हुए दिखाई देंगे। कफ के बिगड़ने से लगभग 20 से 28 रोग हो जाते हैं, और जिसमें खास तौर से बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे चर्म रोग हैं, है ना, इस टाइप के, डायबिटीज है, पथरी है, बीपी है, मंद बुद्धि, मानसिक विकारों में भी आ जाता है कई बार, तो मंद बुद्धि है, या जितने भी ब्लॉकेज वाले रोग हैं शरीर में जो जुड़े हुए हैं, फैटी लिवर हो सकता है, एसिडिटी इनको ज्यादा रहती है, कम खाने पे भी इनको हाजमा बिगड़ जाता है अक्सर कर। ये इतना ज्यादा ठोस, क्योंकि अग्नि अच्छी नहीं होती है इनकी। ये तो कफ है, कफ तो ठंडा होता है, आपको पता है। कफ जल और किससे मिलके बना है? पृथ्वी तत्व से। अग्नि की यहाँ बाहुल्यता नहीं होती, जिसके कारण अच्छे से खाना नहीं पचता है, और वो फैट में कन्वर्ट होता है। आधी चपाती या एक चपाती खाने के बाद भी वो मोटापा फील करते हैं। इस टाइप के व्यक्ति आपको देखने को मिले। कफ के बिगड़ने से होने वाली समस्याओं पर देखें तो क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं, तो ब्लॉकेज से जुड़े हुए सभी रोग आएंगे, त्वचा से जुड़ी हुई सभी समस्याएं आ सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, दमा, अस्थमा, राज, यक्ष्मा, इस टाइप की जो टीबी जिसको बोलते हैं हम लोग, स्वतंत्र ये श्वसन तंत्र से जुड़े हुए सांस, क्योंकि ये भी कफ का जुड़ा हुआ रोग है। तो स्व कफ का और वात का है, लेकिन फिर भी कफ का, थायराइड भी कफ का रोग है। आलाप, प्रलाप, विलाप जो करते हैं बहुत ज्यादा, उनको ये अक्सर कर हुआ करता है। तो ये सारे इस टाइप के रोग हैं जो देखने को मिल सकते हैं लोगों में। आयुर्वेद में कफ चिकित्सा शत्रु के समान होती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि कफ के किसी व्यक्ति, कफ प्रकृति वाले की चिकित्सा करनी है तो उसको शत्रु के समान करो, क्योंकि ये कफ बड़ा जिद्दी होता है, निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल से जाता है, शरीर में भर जाता है ना, गले में गड़गड़ाता है, तो कफ एक दिन में आ जाता है। जैसे किसी को जुकाम हुआ, खांसी हो गई, कफ हो गया, तो कई कफ सिरप की बोतलें खाली कर देता है बंदा, फिर भी कफ जाता नहीं है बॉडी में, थोड़ा थोड़ा बना ही रहता है, आता रहता है, चलता रहता है। तो बहुत जिद्दी है, जिद्दी है, इसलिए शत्रु के समान चिकित्सा करो। इस शत्रु के वजह से ऐसे अटैक करते हैं ना, ऐसे अटैक करके इस पे चिकित्सा करो, ऐसे बताया गया है। कफ बिना, मतलब शत्रु की तरह करो, और पित्त वाले की चिकित्सा करनी है तो आपको मित्रवत करनी होगी, जैसे दोस्त के साथ में व्यवहार रहता है, और वात वाले के साथ में इमोशनल होकर के आपको चिकित्सा करनी होगी, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। तो गर्म कफ भेदक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कफ का गुण क्या है, ठंडा है, और गर्म औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। शोधन, तो शोधन जो है सफाई, यानी शरीर की सफाई पहले करो। कफ गंदगी है तो उसको बाहर पहले निकाल दो, तो पहले शोधन करो। और विधि पूर्वक पंचकर्म करना चाहिए। विधि पूर्वक यानी जैसा आयुर्वेद में दृष्टांत बताया गया, सारी विधि बताई गई है सबकी। वमन की अलग विधि है, विरेचन की अलग विधि है, वस्ती की अलग विधि है, क्योंकि कफ वालों के लिए वमन अलग होगा, विरेचन अलग होगा, वस्ती अलग होगी। पित्त वालों के लिए अलग है, किसके लिए क्या कैसे होती है, ये
पंचकर्मा के कोर्सेज में हम समझ सकेंगे। राइट, तो ये विधि की बात यहाँ पर आ जाती है। कफ को संतुलित करने वाले आहार क्या क्या हो सकते हैं? सभी कड़वे, तीखे, कसेले पदार्थों का सेवन, ये सब के सब जो है कफ का शमन करने वाले होते हैं। तो सभी तीखे यानी ड्रिल करके बाहर निकाल सकते हैं। सभी कड़वे, कड़वे कड़वे भी चीजें, देखिए कफ क्या होता है? ठंडा होता है। सभी कड़वा, कड़वा रस भी ठंडा ही होता है। लेकिन क्या होता है, इसके विपरीत गुण वाला क्या है? तीखा। तीखा यानी वो गर्म है। मिर्ची तीखी होती है, मिर्ची एकदम मुंह जला देती है, अपन खाते हैं तो। आप उसको फ्रीजर में रख दो तो क्या होगा? ये क्या फ्रीजर में रख के अपन उसको ठंडा कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप नहीं कर पाते। राइट, तो वो गर्म ही रहेगी। फ्रीजर में रखने के बाद में सौंठ, दालचीनी, ये सब, काली मिर्च, ये सभी गर्म मसाले जितने भी हैं, ये कफ को कम करने वाले होते हैं। कसेले पदार्थ, कसेले में फिटकरी आ जाता है। फिटकरी का, गले में कफ जमा है तो फिटकरी का गरारा कर लोगे, नमक डाल करके गरारा कर लोगे तो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से चीजें रहती हैं। और पुराने अन्न, जौ का सेवन जो है, तो संतुलित करने वाले आहार क्या हो सकते हैं? जौ वजन को कम करता है और कफ वालों का वजन बढ़ जाता है। तो पुराने जितने भी अन्न हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। पुराना गेहूं नहीं मिले या जौ मिले तो, और भुनी हुई चीजें आपको फायदा करेंगी। दालें, दालों में देखेंगे तो अरहर की दाल, कुल्थ की दाल, मूंग की दाल। अब ये क्यों खाना? क्योंकि इन लोगों को पथरी होने की संभावना रहती है, इसलिए ये सब चीजें क्या करती है, इसमें सहयोगी करती है। इन्फेक्शन में मूंग सहायता करती है, अरहर भी इन्फेक्शन में फायदा करती है। तो इनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए ये तीनों दालें इनके लिए श्रेष्ठ हैं। तो कफ को संतुलित करने वाली सब्जियां क्या क्या हो सकती हैं? तो सब्जियों में बैंगन देखेंगे, लहसुन, करेला, अदरक, नींबू, बथुआ, चौलाई, परवल, लौकी, हल्दी, खीरा आदि का ज्यादा सेवन करना चाहिए, ऐसा इनके लिए बताया जाता है। फलों में अंगूर, सेब, कड़वी सभी सूखे मेवे भून करके, है ना, सूखे मेवे होते हैं ना, उनको हम हल्का सा भून करके लेना। जैसे बादाम हो गया, ये सब सूखे मेवे में है, तो इसको तलना नहीं है, भूनना है। जिसको हम क्या बोलते हैं, भूनने के बाद में, जैसे चने हैं वो भुने हुए होने चाहिए, तले हुए नहीं होने चाहिए। खाने में सावधानी, यानी भारी चीजें और चिकनाई युक्त भोजन से बचना चाहिए। तो सभी भुनी हुई चीजें, मद्यपान, मद्यपान का मतलब यहाँ शराब या उससे है, तो इसके ऊपर मैं कल चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का अभाव है और मुझे दूसरे के फोन से क्लास का वो करना पड़ रहा है, तो उनको भी देना होगा, उनके कॉल भी रुके पड़े हैं। आज मैं समापन करूंगा, क्योंकि इस पर मैंने लगभग बहुत सारी चीजें कवर तो कर ही ली हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी कंपेरेटिव स्टडी देखेंगे, और साथ ही बचा हुआ जो हिस्सा है इसका, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इस पे और समय निकाल करके चर्चा हो। राइट, तो क्योंकि मद्यपान, कुमारी आसव, ये जो समस्त आसव हैं, अरिष्ट हैं, कैसे बनते हैं, इसका भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सस्ते में नहीं निपटना है हमको, अच्छे से इसको समझना है, इसीलिए मैं थोड़ा इसके लिए अलग से आपसे समय भी चाहता हूँ। तो इस पर जो समय मांगने वाली चीजें हैं वो अलग से अपन बैठ करके चर्चा करें, इसमें थोड़ा समय लगने वाला है। कैसे बनते हैं इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। राइट, तो नेक्स्ट टाइम हम जब शनिवार को मिलेंगे तो बाकी भी हम चर्चाएं करेंगे। तो इसी के साथ मैं समापन करता हूँ, सभी को प्रणाम। कोई लास्ट में एक आध प्रश्न करना है क्या दादा? सवाल है तो? हाँ जी।
कोई प्रश्न लेना है क्या? 5 मिनट। वैसे तो आप लोग पढ़ेंगे जब ही समझ में आएगा। आप चाहें तो एक या दो प्रश्न ले सकते हैं जो कॉमन हो। जी जी, किन्हीं का कोई प्रश्न हो 5 मिनट में पूछ सकते हैं। ये हैंड रेज हुआ है प्रीति जी जी का। नमस्कार जी, जी जी मैं एक जी प्रश्न नमस्कार। पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। जी हमारे फैमिली मेंबर ही हैं एक, जो काफी समय से उनकी तबीयत खराब है। एक्चुअली उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जी तो 2 महीने से प्लास्टर लगा हुआ है, बट अब उनका ना कफ नहीं जा रहा। और प्रॉब्लम ये है कि कफ के साथ उनको पित्त की भी प्रॉब्लम है, और ऐसे मैंने कई सारे पेशेंट देखे हैं जिनको कफ और पित्त दोनों है। अब कफ वाले व्यक्ति को अगर हम जी ठंडा देते हैं तो उनका पित्त कुपित हो, अगर ठंडा देते हैं कफ वाले व्यक्ति को तो पित्त के लिए तो कफ में दिक्कत आती है, और पित्त को अगर हम ट्रीट करते हैं तो कफ में दिक्कत आती है, और कफ के लिए ट्रीट करते हैं तो पित्त में दिक्कत आती है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे कर सकते हैं, हम तालमेल बिठा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने इसलिए कहा कि हम इस पर और समय लेंगे, कंपेरेटिव स्टडी को समझेंगे। आज जो हमने समझा है इसके पर बिंदुओं पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हटके हो जाएगा प्रश्न, और इसका विस्तारीकरण बिना किसी ट्रीटमेंट मतलब उनको जज किए कि उनकी क्या प्रकृति है और क्या उनके, क्योंकि एक तो देखिए कब क्यों नहीं जा रहा, तो 1 मिनट में तो सारा उत्तर मिलना नहीं है। उनकी और भी समस्याएं इससे जुड़ी हुई होंगी, तो उन सब पे विचार करना होगा ईमानदारी से। वो तो बाकी जो ऊपर ऊपर काम करना तो वो तो चीटिंग हो जाएगी, उसमें मजा नहीं आएगा। हम ये चाहते हैं कि एक अच्छे से इस पे स्टडी हो और एक कंपेरेटिव स्टडी के साथ में हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले उसके रोगी के विषय में समस्त जानकारियां भी जुटाई जाना जरूरी है, राइट। तो ऐसे अपन संभावना नहीं है। तो अपन हमारा जो विषय है आज का कफ, कफ के ऊपर ही हम कोई प्रश्न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यक्ति विशेष पर हम चर्चा करेंगे तो पहले फिर उसकी हिस्ट्री जानना होगा। कोई रोग है तो उसकी रोग के बारे में जानना होगा। वो सारी चीजें के बिना हम उसके निर्णय पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो जब निर्णय पर हम नहीं पहुंच पाएंगे, जब हमको पता है, तो उस पर हम कैसे उसके चर्चा करें। तो ये एक, तो ईमानदारी वाली बात तो ये है कि हमको अच्छे से इसको समझना है और पहले विषयों को जाने, तो वो भी चीजें जो आपको अभी नहीं दिख रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, वो भी आने लग जाएंगी। इसमें कोई बड़ा विषय नहीं, राइट। जी जी जी, दो प्रश्न ले लीजिए दादा, दो हाथ उठे हुए हैं। हाँ हाँ बोलिए मैम। प्रीति जी और इंदु जी। प्रीति जी आप बोलिए। जी प्रीति जी बताएं। नमस्ते दादाजी। जी मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया कि कफ प्रकृति वाले चूने का सेवन कर सकते हैं, तो वो आप हम कहाँ हैं? आप दिख भी तो नहीं रहे ना, पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं। थोड़ा जोर जी से बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? आप थोड़ी सुन कम पा आ रहे रही हो? है। जी अब आ रही, आ रही, आ रही, आ रही। जी बताएं। जी मेरा प्रश्न ये है कि जो कफ प्रकृति वाले लोग हैं वो चूने का सेवन किस तरह से कर सकते हैं? आपने बताया कि हाँ, जी चूने का प्रयोग हालांकि अभी तो मैंने बताया नहीं है, आया नहीं है। और करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, ये मानसिक विकारों में हम प्रयोग करते हैं, राइट। चूना क्या करता है कि इन सबको फाड़ने का काम करेगा। कफ जो जमा होता है ना, इकट्ठा होता है, इसमें फिटकरी ज्यादा अच्छा रोल करेगा। चूने का प्रयोग आप केवल इसलिए करें कि जो फैटी बॉडी है ना, फैट बॉडी में फैट एक्सेस बढ़ जाता है। इसमें ये एक थोड़ा सा लंबा विषय है, मैं शॉर्ट में समझा के इसको है ना सस्ते में नहीं निपटना चाहता। मैं चाहता हूँ इसका विस्तार पूर्वक हो, क्योंकि इसका यूं क्योंकि रोग से जुड़ा हुआ मामला है। जी हो जी सकता है इसमें आधा घंटा भी लग जाए। जी 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 अब आप सर। बताओ, आपको 1 मिनट में सुनना है या अच्छे से विस्तारीकरण करना है? वो बात आपकी बिल्कुल सही है। बस मेरा प्रश्न ये था कि हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, यानी पानी में ले सकते हैं, दूध में ले सकते हैं, दही में ले सकते हैं, तो हम कैसे यूज हाँ आप ये? दही में ना लेकर के, दही तो वेट बढ़ा देगा कफ वाले को, तो आपको छाछ में लेना चाहिए। और जी छाछ के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और जीरे के बराबर, यदि पथरी वथरी की समस्या नहीं है तो जीरे के बराबर आप ले लें, और शरीर में फैट को भी कम करने का काम करेगा। और 100 से क्या 150, 100 150 से भी ज्यादा बीमारियों पर अकेला नियंत्रण रख सकता है।
जी फैट को भी कम करेगा, मोटापा भी कम करेगा, फैटी लीवर, थायराइड, बहुत सारी बीमारियों में फायदा करेगा, मानसिक रोगों में भी काम करेगा, राइट। और भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, उसको भी हम सीखेंगे, सारी चीजें जानेंगे। जी धन्यवाद। जी, तो आप छाछ के साथ में ज्यादा अच्छा है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि कैल्शियम यदि बॉडी में कम होगा तो फैट बढ़ेगा, ये बात तो पक्की है। अब क्यों बढ़ेगा, इसके कारणों पर चर्चा फिर करेंगे, सस्ते में नहीं निपटेंगे। जी बताइए, और कोई सवाल है या फिर अपन समापन करें? हिंदू हिंदू बहन का एक है। जी इंदु जी बताएं, स्वागत आपका, प्रणाम। आवाज आवाज ओपन कर लीजिए आपका। हाँ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। साउंड नहीं आ रही आपको? एक बार वीडियो ऑफ करिए। हाँ, आप फिर से ऑन करके देखिए। साउंड 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 नहीं आ रहा। लगा लीजिए साथ। बोलिए, आवाज नहीं आ रही। आप एक बार क्या अगर शॉर्ट में है तो आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में। आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। कोई बात नहीं, अभी अपना है ना चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ है। आप है शनिवार ना को सवाल लिख लीजिए, यानी तो आप ऐसे ग्रुप में रखेंगे। लिख लीजिएगा। और ग्रुप तो छोटा हाँ, ही है। क्या है सवाल, क्या इनका है? साउंड ठीक है, तो समाप्त करें क्या? हाँ जी, सर एक मेरा रिक्वेस्ट है, कैन यू हियर मी? हेलो जी बताएं। हाँ जी बताइए। बोलिए बोलिए। जी बोलिए, जी बोलिए। हेलो, आपकी आवाज आती हुई बंद हो गई। अभी आ रही है आपको? हाँ अभी आई, बताइए फटाफट। अच्छा, वो उनका भी शरीर भारी है और उनका अभी प्रेगनेंसी में है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी उनको क्या चीज, क्या भोजन उनको मुझे देना चाहिए? वो कफ की प्रवृत्ति की, ऐसा लगता है जैसे आपने जितने भी अपने वो बताए गुण किसी व्यक्ति में, सब उससे मैच करते हैं, जैसे कि शरीर भारी जी है, बिल्कुल। दृढ़ प्रतिज्ञा है, सब कुछ है। तो हाँ ऐसे ऐसे लोगों को मेरे को क्या खान पान में मतलब ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका और वजन देखिए, भी बढ़े और वैसे भी ड्यूरिंग, प्रेगनेंसी के बाद ठीक रहे वो? हाँ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमें जी बहुत सारी चीजों को जांचना होता है। जी जी क्या जी। क्या जांचना होता है? किसी डाइट चार्ट को फॉलो कराने के लिए सबसे हम्म। पहले ये देखना होगा हमें कि उनको जी कितना, कौन सा महीना चल रहा है। हर महीने के हिसाब से उनका डाइट प्लान बदलता है। जी और जी जी फ्लूइड कितना है, आप जब टेस्ट रिपोर्ट कराएंगे ना, सोनोग्राफी या अदर्स जी जी रिपोर्ट्स, जी जी उसमें फ्लूइड की मात्रा देखनी पड़ेगी, फ्लूइड बराबर है कि नहीं जी बच्चे जी, वो को, सब कुछ मतलब। नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल हाँ है, और इनका ये जी, आखिरी ही सप्ताह है। आखिरी तो सप्ताह है तो कोई भी जी, गर्म तासीर की चीजें ये खा सकती हैं, ताकि अच्छा नॉर्मल डिलीवरी इनको हो पाए। अच्छा अच्छा। एज ओके, कितनी है अभी? एज उनकी है 38 के आसपास, हाँ, 37 तो 38, हाँ जी। 38 है ना, तो थोड़ा सा रिस्की तो है एज जी में जी ज्यादा जी जी, होने के बाद में। यस, जी जी। तो आपको गर्म चीजों का इस्तेमाल इनको ज्यादा करा, ओके और ओके। एकदम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो गोबर और गौमूत्र जो होता है, हम्म। इसका स्वरस बनाया जाता है। कैसे बनता है? तो गाय जी, का प्योर गाय ढूंढनी पड़ेगी आपको, और अच्छा, गौमूत्र लेना होगा जी आधा कप, और जी गोबर का स्वरस, यानी गोबर को बांध, जब सुबह सुबह गाय उठती है ना, जी तो उस समय जो गोबर देती है उसको आपको पतले कपड़े में बांध के टांगना होगा, उससे टप 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 टपकता है। तो जी आधा कप वो और आधा कप वो मिला करके आप पिलाना शुरू करेंगे,
तो नेचुरल आखिरी सप्ताह है, सप्ताह के जब पूरा 9 महीना हो चले, जी दर्द की शुरुआत होने लगे, तब जी। आप ये देंगे तो नेचुरल डिलीवरी संभव है। लेकिन वो नहीं, और भी उनकी चीजें नेचुरल डिलीवरी तो नहीं होगी ऐसा मारो को मालूम चल रहा है, वो तो सीजर ही कराने के उसमें है, जबकि नोबडी वो इज तो फिर वांटिंग दैट वे। तो लेकिन इस दशा में मुझे पोस्ट डिलीवरी उनको क्या देना चाहिए ताकि उनकी मतलब बॉडी और फूले नहीं, फैले नहीं, ज्यादा मोटापा ना आए। हाँ हाँ, वो बेबी तो के दशमूला, न्यूट्रिशन भी जरूरी है। जी हाँ, उसका भी न्यूट्रिशन भी न्यूट्रिशन आएगा। जरूरी है। जी हाँ, देखिए उस न्यूट्रिशन चीज भी को आएगा। ध्यान में रखते वो। हाँ, दशमूला रिष्ट नोट कर लीजिए। अच्छा एक सेकेंड होल्ड ऑन। दशमूला रिष्ट, यस। मैं चाहता हूं कि थोड़ा और व्यक्तिगत प्रश्न हो रहा अलग है, से है ना आप, तो इस हाँ पर अलग से ही डॉक्टर साहब आप, से चर्चा कर लें, है ना? हाँ ये भी ठीक तो रहेगा। क्योंकि ये ईमानदारी से काम करवाना है तो काफी फिर रिलेटेड अच्छे कोर्स से करें। रिलेटेड बात करेंगे, और जी चूंकि ये बहुत ही गूढ़ विषय है और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, डिलीवरी का मामला ऐसा नहीं कि क्लास में से बात करके सॉल्व होगा। हाँ इसको डॉक्टर प्रशांत जी के साथ कंसल्टेंसी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है, जी इसीलिए मैंने शुरू में पूछा हाँ था हाँ, आपसे। कोई बात नहीं। ठीक है, जी आपने जी, ठीक कहा, मैं आपसे अलग से पूछ लूंगी आपसे। जी ठीक है, प्रणाम। प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ठीक है, तो समाप्त किया जाए, और तो किन्हीं को कोई प्रश्न नहीं है। धन्यवाद दादा, इतने व्यस्तता में भी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबको, नमस्कार।